तो हेलो गाइस, आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। ठीक है। सो आई नो थोड़ा सा हमें टाइम लग गया वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बट मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, जिस वजह से वो सारी की सारी वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाई। बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए सीरीज बनाई थी एक। अब हम गेट अगेन विद अनदर वीडियो, दोबारा से मैंने पूरी मेहनत करी आप लोगों के लिए। कनेक्टेड हम बिल्कुल रहेंगे। तो यू वेलकम। ओके, सो केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा पे आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों ने डिमांड करी थी मुझसे कमेंट्स में कि मैम ऑर्गेनिक पढ़ाइए, ऑर्गेनिक पढ़ा दीजिए प्लीज मैम, ऑर्गेनिक के रिविजन करा दीजिए, ऑर्गेनिक में ही हमें हार्ड लगती है ऑर्गेनिक, वही करा दीजिए। तो बेटा इसी के साथ मैंने ऑर्गेनिक की ही सीरीज निकालने का पहले सोचा है, इसलिए आप लोगों के लिए। ऑर्गेनिक में हमारा मैं पूरा कवर करूंगी आपका। बेस मैंने पहले ही बताया, मैं विदाउट बेस नहीं पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में नहीं पढ़ा सकती आपको। पहले ही मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो या फॉर्मूला नोट्स वाली वीडियो या शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो बनाऊंगी, बट पूरी पढ़ाने के बाद, ताकि आप लोगों के पास सब कुछ रहे। ठीक है बच्चों, हमारी सबसे पहले अप्रोच रहती है कि आप लोगों के पास सारा मटेरियल होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो वो भी होना चाहिए, आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो शॉर्ट ट्रिक्स भी होनी चाहिए। पर मैं ऐसा नहीं पढ़ा सकती सिर्फ शॉर्ट में पढ़ा दी जल्दी जल्दी में, उससे आपका बेस क्लियर नहीं होने वाला बच्चों। और ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है जो कि आप सिर्फ वो शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लू मैं, या मैं सिर्फ एक चैप्टर कर जाऊं, नहीं होने वाला। ठीक है। ऑर्गेनिक में फिर कहती हूँ, पढ़ रहे हो तो पूरी पढ़ो, वरना मत पढ़ो। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे चैप्टर्स के कन्वर्जन होते हैं, नेमिंग होती है, आयुपैक होता है, उसकी डिटेल्स होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, इतना कुछ वो एक ही क्वेश्चन में लगवा लेता है। ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक तभी आप लोगों को थोड़ी टफ लगती है, बट ऑर्गेनिक बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि अब आप बने हैं चारू मैम के साथ। ऑर्गेनिक मेरी स्पेशलाइजेशन भी है, और बच्चे जानते भी है कि ऑर्गेनिक कितने मैम इंटरेस्ट से पढ़ाती है। तो ऑर्गेनिक बच्चे जानते भी हैं कि चारू मैम ने ऑर्गेनिक पढ़ा दिया है, तो भाई पेपर में क्वेश्चंस यूं लगने वाले हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक की हमारी बेटा यही अप्रोच रहेगी, हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी करते हैं, ताकि हमें समझ में आया उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना बच्चों। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऑर्गेनिक अब आप आ गए हैं तो बस मुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं आपसे हर बारी हर वीडियो में। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कुछ नहीं करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों मेरे चैनल को। ठीक है ना। तो प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि आपको कोई भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे, कोई भी सीरीज अपलोड करेंगे, तो आपकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और कमेंट में बिल्कुल बताइएगा अगर आपको कुछ भी और टॉपिक्स चाहिए या कुछ भी आपको लग रही है नीड, तो आपको चारू मैम आपके साथ बिल्कुल है। ओके। आगे चलते हैं इसी के साथ। लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट नेम तो है ही। ओके, मैं अपने बारे में जो न्यू है उनको बता दूं। आई एम ए केमिस्ट्री एजुकेटर। आई हैव प्रोड्यूस मेनी रैंक्स। माय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर studying in government medical colleges, and I teach JEE NEET 11th 12th chemistry boards की भी। ठीक है। आप बिल्कुल बने रहिएगा, इसी तरीके से हम इनको आगे लेके चलेंगे। तो जो आज का बच्चों टॉपिक है हमारा, आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है जीओसी। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बहुत सारे पार्ट्स है बेटा। ठीक है, इस चैप्टर के। तो हम इसको अगर आप पढ़ते हैं किसी भी एंट्रेंस में, तो हम इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं। हम आयुपैक को अलग पढ़ते हैं, हम जीओसी को अलग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम जीओसी को यहाँ पे टैकल कर रहे हैं बच्चों, और हम इसका प्यूरिफिकेशन वगैरह वाला पार्ट भी अलग पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके हम बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आइसोमराइजेशन भी पढ़ते हैं, राइट। तो हम जब बहुत सारे पार्ट्स पढ़ते हैं तो हम उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये बच्चों को ना चैप्टर टफ लगता है। ऑल्दो ये एबीसीडी है ऑर्गेनिक की। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर आपको एबीसीडी नहीं आती है तो आप लेटर फॉर्मेशन के साथ सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, राइट। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ओके, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जीओसी उसकी बेसिक है। तो अगर जीओसी आ जाएगा तो आधे क्वेश्चन हमें यूं समझ में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहना है और सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट एंड लाइक टू माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच जो मेरे साथ बने हुए हैं। आपको कभी भी हम कुछ भी निराशा नहीं होने देंगे, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। पीवाईक्यूज लेके आऊंगी साथ में ही, अगर 12th का चैप्टर होगा तो उसके भी पीवाईक्यूज, बेसिकली बोर्ड्स के, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊंगी। इसी के साथ मैं नीट में जो भी आ रखे हैं चैप्टर से उनकी वीडियोस बनाऊंगी बच्चों। ठीक है। तो बस बने रहना है। तो मैं कैसे कैसे वीडियोस बनाऊंगी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इजी है। ठीक है ना। कैसे कैसे मैम वीडियो बनाने वाली है। सबसे पहला जो हमारा है बच्चों,
ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि जीओसी हमारा ये चैप्टर आपने देखा ही है, तो इस चैप्टर को ना पूरा का पूरा बेटा डिटेल में पहले मैं समझाऊंगी, उस इसमें पूरी सीरीज आएगी, ठीक है। तो पूरी सीरीज आएगी, जितनी भी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा हमारा ये है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो दूसरा हमारा क्या है बच्चों, दूसरा हम बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, दैट इज योर शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट ट्रिक जितनी भी हमारी होंगी नीडेड वो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तीसरा हम जो यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, दैट इज हमारा फॉर्मूला रिविजन, ठीक है। क्या बनाएंगे, फॉर्मूला रिविजन वीडियोस, ओके। सो फॉर्मूला रिवीजन की एक बनेगी, शॉर्ट ट्रिक्स की एक बनेगी, जितनी भी जो भी चैप्टर में नीडेड होगा वो सब कवर होगा। साथ में ही मैंने आपको क्या बताया है, 11th का चैप्टर है या 12th का है, तो सारे के सारे उसके बोर्ड में जितने भी आ रखे हैं बोर्ड्स के PYQs, ओके, बोर्ड्स के PYQ कवर होंगे। साथ ही में हमारा अभी हम नीट यहाँ पे टैकल कर रहे हैं बच्चों, तो नीट में जितने भी इस चैप्टर से PYQ हमें अच्छे लगेंगे, जितने भी आ रखे हैं PYQs, वो सारे उसकी वीडियो भी बनाऊंगी, वो भी सारे कवर होंगे, वो भी साथ में बेटा सॉल्व, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मेरा ये भी एक और ट्राई रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर में तो होगी ही, साथ में हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो वीडियो होगी वो एक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो भी बना दूंगी, ताकि आप लोगों की एक सीरीज चलती रहे कि हाँ इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में हो रही है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को जब मिलने वाली है बच्चों, तो आपको बस हमारे से एक वादा करना है कि आपको घर जाके पढ़ना है। जैसे ही वीडियो आएगी टाइम टू टाइम उनको देखना है, वीडियो को 2 बार ही देखना है, एनसीईआरटी 2 बार सॉल्व करनी है, जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी 2 बार, हर चीज 2 बार करनी है, ताकि आपको अच्छे से बच्चों याद हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा कुछ रहेगा, कुछ और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी तो इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। तो अभी हम जीओसी टैकल कर रहे हैं, तो जीओसी के ऊपर ये सारी वीडियोस आएंगी, पहले तो आपकी वो सीरीज आएंगी, ठीक है ना, जो अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपके जीओसी बेटा, जीओसी एक ऑर्गेनिक का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लो ताकि आप लोगों को ब्रह्मास्त्र चलाना आ जाए, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, जीओसी अपना ऑर्गेनिक का ब्रह्मास्त्र, ठीक है। और अब हम हमें अच्छे से आने वाला है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास, ओके। तो इसी के साथ आज का हमारा बेटा टारगेट क्या है, ओके। सो टुडेज टारगेट बच्चों अगर हम देखें, तो आज हमारा एक तो हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जीओसी का पहली वीडियो में, इसी तरीके से जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में पता लग जाएगा। दूसरा हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्लासिफिकेशन होती है, साथ में हमारा बॉन्ड फिजन कितने तरह का होता है, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है वो कितनी तरह का ब्रेक होता है, कैसे होता है, किस वजह से होता है, बेटा वो हम सब पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ रेजोनेंस और इंडक्टिव भी कवर होगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं जरा एक और टॉपिक यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, रेजोनेंस, ओके, और साथ में हमारा इंडक्टिव, ठीक है ना। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव भी कवर होगा। साथ ही में मैं एक बार आपको जीओसी का ब्रीफ दे देती हूँ, हम क्या क्या इसमें देखने वाले हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है ना। सो बेटा अगर हम जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं, सो मच, ओके बेटा, जब हम जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं तो जीओसी के अंदर हमारा इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बातें करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हमें मेन मेन कवर करने हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम पढ़ेंगे बॉन्ड फिजन हमारा कितनी तरह का होगा, ठीक है। उसके बाद वो तो आज हमारा कवर हो ही जाएगा। मेन हमारी इसमें बहुत सारी हम इंटरमीडिएट्स देखने वाले हैं, ठीक है। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने तरह के होते हैं, जो भी हमारे चैप्टर में हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज हमारा कार्बो केटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, ओके। तो ये मेन हम इसमें कवर करेंगे। वैसे हमारे इंटरमीडिएट्स और भी तरह के होते हैं, दैट इज नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन हो गया, कार्बीन हो गया, उनके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे जहां जहां उनकी नीड होगी। ऑल्दो हमारे सिलेबस के अंदर कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल बहुत डिटेल में इन्वॉल्व है, तो उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ओके। सो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत बार क्वेश्चंस में हमारे आ जाती है, हमें थोड़े से कंफ्यूजन हो जाती है, उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कवर्ड। देन फोर्थ पॉइंट में बेटा बेसिकली पोलैरिटी की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ओके। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमारा आता है जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट,
ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 4 तरीके से, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट 4th पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा किस कैटेगरी में आता है वो भी हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे अच्छे से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। सो ऑर्गेनिक आप लोगों को पता ही है, हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ऑर्गेनिक बहुत 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 ईजी होती है, एक बार बस आपको समझना है। तो बेटा होता क्या है, ऑर्गेनिक इज लाइक अ रियल लाइफ। ठीक है, तो रियल लाइफ में जो जो चीजें हम रिलेट करके समझ सकते हैं वो हम समझेंगे, बिकॉज ऑर्गेनिक एक बहुत ही ईजी फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री है, एक डिफरेंट, ऑब्वियसली एक डिफरेंट मेजर है, एक डिफरेंट डिसिप्लिन है केमिस्ट्री का। तो हमें इसको ना बेटा जैसे हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो हम उसके पहले रूल समझते हैं, उसके बेसिक समझते हैं। हम कोई नई कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, हम कोई कहानी सुनते हैं तो पहले कहानी के किरदार, कहानी के कैरेक्टर समझते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर ये कैरेक्टर ये निभा रहा है, ये कैरेक्टर ये निभा रहा है, उसके बाद फिर स्टोरी फॉर्म होती है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाने के लिए हमारा जीओसी को समझना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये बेसिक है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो अगर आपको एक बार कहानी के किरदार समझ में आ गए तो आपको कहानी भी समझने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। सो हमारे कुछ कुछ हम ये इफेक्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे और भी बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे इनका इफेक्ट लगाएंगे, जो भी इफेक्ट है उनके थ्रू इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स लिखेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोनान, फ्री रेडिकल वगैरह के स्टेबिलिटी ऑर्डर्स लिखेंगे। साथ ही में हमें इस चैप्टर में कवर करना है बेटा एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी। ठीक है ना, तो उसके बाद हम कवर करेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी क्या होती है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ में हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, इसी के साथ हम कुछ कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे जो भी हमारे सिलेबस में आज तक क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड, जो को जैसे कि SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ये 2 चीजें हमारी एक्स्ट्रा ये भी करेंगे। साथ ही साथ हम एक क्या कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में समझेंगे, डांसिंग रेजोनेंस के बारे में समझेंगे, इनके इफेक्ट लगाना समझेंगे। तो बेटा बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बिल्कुल बेस से उठा के बिल्कुल ऊपर तक लेके जाऊंगी। देख रहे हो मेरा हाथ स्क्रीन के बाहर चला गया, तो हम बिल्कुल ऐसे ही ऊपर तक पढ़ेंगे कि हम हवा में हो जाएंगे ऑर्गेनिक को लेके, कि भाई ऑर्गेनिक तो अब हमको अच्छे से आ चुकी है। ठीक है ना, तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करना भूलना। ठीक है, मुझे बस आपसे एक ही चीज चाहिए। ओके, बने रहिए इसी तरीके से चारू मैम के साथ, ये केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा। हम आगे लेके चलते हैं बेटा। हमारा जीओसी क्या हमें सिखाता है, मैं आपको बहुत बार अभी बता ही चुकी हूँ। So GOC is a concept that is a fundamental concept of our organic chemistry. A very strong understanding of concepts are produced from it. ठीक है ना, तो GOC एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सिमिलरली हम आगे चलते हैं इसी के साथ। नाउ हम बिल्कुल करेक्टर समझने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। सो रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी तरीके से जो कवर होगा वो हमारा हेलोएल्केन्स, हेलोअरीन्स में कवर होगा, या मैं उसके लिए एक अलग से वीडियोस भी बना दूंगी एक्सेप्ट फ्रॉम दैट चैप्टर, उसमें भी इंक्लूड कर दूंगी। सो रिएक्शन मैकेनिज्म हम इसके बाद ही पढ़ लेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में जैसे SN1 SN2 वगैरह पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कोई भी मैकेनिज्म क्या है, किस किस स्टेप के थ्रू रिएक्शन गई। ठीक है, सो कोई भी जब भी रिएक्शन परफॉर्म होती है बच्चों, तो रिएक्शन जो परफॉर्म हो रही है उसके अंदर क्या चीज रिएक्शन परफॉर्म कर रही है, तो हम उसको देखते हैं ना। जैसे कि सबसे पहला हमारा एक रिएक्टेंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सो रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं। सो रिएक्टेंट को हम यहाँ पे कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। ओके, सो इस सबस्ट्रेट पे अगर हम कुछ भी रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो इसके अंदर हमारे इंटरमीडिएट्स बन भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि बनेंगे ही। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो सकते हैं, साथ में एंड हमारा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, साथ में जो हमें चाहिए अलावा उसके बाय प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। ओके, सो ये हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म जो आता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना। ठीक है, कौन सा बनेगा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो इंटरमीडिएट भी एक इसी तरीके की स्पीशीज जो कि एक रिएक्शन में फॉर्म होती है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जो कि हम किसी भी एक
स्टेप के बीच में इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्टेट मान के चलते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का बेटा पार्ट होता है, ठीक है ना, जो कि हमें जीओसी में इतना तो नहीं देखना, बट हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, सो केमिकल रिएक्शन इंडिकेट्स द इनिशियल रिएक्टेंट्स, ठीक है, वन और टू लाइक मोर देन वन रिएक्टेंट्स and the final products involved in the chemical reaction. So the one which is being attacked, ठीक है, तो reactant पे attack होता है, तो that is our substrate, okay, तो that is our substrate. Other which attacks the substrate, that is reagent, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि मैम हमने इस रिएक्शन को परफॉर्म तो करवा दिया, तो इसमें हमने क्या नहीं ऐड करा है, एक reagent. reagent होता है जो कि रिएक्टेंट पे अटैक करके प्रोडक्ट बनवाता है, ठीक है ना। सो इसी तरीके से the one which attacks on the substrate is known as reagent. Okay, so substrate plus reagent forms products. Okay, so detailed step by step description of chemical reaction is known as reaction mechanism, and where a substrate से intermediate बनता है, उससे हम हमारे products बनते हैं। कभी कभी substrate से direct product भी बनता है। intermediate form कब होगा, कैसे होगा, वो सब हम पढ़ेंगे। So okay, intermediate is known as mandatory, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि reaction किसी भी स्टेप के थ्रू जा सकते हैं। आप समझ रहे हो, अब आप रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं लैब में, तो आपको पता लगता है कि हमारा यार बीच में इंटरमीडिएट बना है, 2 इंटरमीडिएट बने हैं, कितने रिएक्टेंट्स हैं, बट जब हम रिएक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लैब पे कर तो नहीं रहे, ठीक है। सो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी समझनी है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम रिएक्शन परफॉर्म पेपर पे कर रहे हैं, तो हम कैसे भी लिखते चले जाएं, प्रोडक्ट तक पहुंचाए, ये बात गलत कहलाएगी। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, कि इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, रिएक्शन किस पाथवे के थ्रू जाएगी, एक पाथ है, 2 पाथ है, ये सब हमें पता आएगा कौन, थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वही हमसे पेपर में नहीं होती है, ठीक है। तो उसी को ईजी करने के लिए मैं आज आई हूँ यहाँ पे। पूरी सीरीज देख लोगे, उसके बाद जीओसी से घबराओगे तो नहीं, ये गारंटी मेरी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बने रहना है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद हम चलते हैं कि बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, ठीक है। सो द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द नॉलेज टू हैव इज पोलैरिटी डेवलप्स ऑन अ सबस्ट्रेट। ओके, सो द स्पेलिंग इज ऑब्वियसली रॉन्ग। कोई भी बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड फिशन, ठीक है। सो बॉन्ड फिशन क्या होता है, फिशन मतलब होता है बेटा बॉन्ड का ब्रेक होना, क्या होना, बॉन्ड का ब्रेकिंग बेसिकली। सो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो हमारे यहाँ पे 2 तरीके से होता है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। तो नाम से समझ आ रहा है मैम, होमो तो हमको पता है क्या होता है, और हेट्रो भी हमें पता है क्या होता है, ठीक है। सो होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ओके, सो होमोलिटिक फिशन होता है जिसमें हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्डेड होते हैं उनके बीच में सेम होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होती है तो उसकी वजह से होमोलिटिक फिजन होता है, और भी बहुत सारे हम इसमें रीजंस पढ़ेंगे फॉर द होमोलिटिक क्लीवेज, एंड मैं भी ऊपर से आपको बता रही हूँ, अभी डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है 2 एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से हमारा हेट्रोलिटिक फिजन होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए टाइप है, जरूरी नहीं है कि ए हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, उससे भी होता है। एंड सिमिलरली यहाँ मैं लिख रही हूँ ए बी बॉन्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैसे, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। ओके, सो बॉन्ड फिशन जो होता है बच्चों, दैट हैपेंस लाइक होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज, राइट। सो होमोलिटिक क्लीवेज में फॉर एग्जांपल हमने ए बी ही लिया, बट दे बोथ आर हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, सो होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी में तो पढ़ा ही होगा। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है बेटा, मैं थोड़ा बता देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, ठीक है। तो जब बॉन्डेड पेयर फॉर एग्जांपल इस ए बी के बीच में ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, तो देयर इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिख रहा है। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या है, सेम है। ओके, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो दोनों खींचेंगे, तो यहां हम दिखाते हैं फिश हुक एरो से। किससे दिखाते हैं, ऑर्गेनिक की ना कुछ चीजें समझते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है, नोट्स में जो भी मैं कुछ अच्छा बताऊं ना उसको नोट डाल के लिख लिया करो, हाईलाइट करके, ठीक है ना। सो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी लेके जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले गए। अब इसकी वजह से क्या होता है, दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक होना होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल्स। क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और अभी डिटेल में बताती हूँ। सो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन रिक्वायर्स मच लेस एनर्जी
देन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ओके, अब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग है, ठीक है ना। मतलब कि अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है देन ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप पूरा लिखना, ये सोचते रह जाओगे क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो अगर हमने लेट करा है, ठीक है, दिस इज जस्ट एज्यूम, ना उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज का मैं आपका डाउट यहीं पे क्लियर करती जाऊंगी, अदरवाइज यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लेट यू, आई क्लियर योर डाउट। ओके, सो अब इसमें आपने बोला कि मैम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब उसकी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है। ओके, सो अब मैंने बीच में बनाया है, बिल्कुल ये मैंने थोड़ा गलत बनाया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बी की तरफ थोड़े से खींचे पड़े होते हैं, राइट। तो अब दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बी ले गया, तो हम इसको नॉर्मल एरो से दिखाते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझते जाओ कैसे हमें मैकेनिज्म में हाथ चलाना ऑर्गेनिक में आना चाहिए। ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में इसको भी बताती हूँ, ठीक है ना। तो मैं स्लाइड चेंज करती हूँ, इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि इस साइड हम कर रहे हैं होमोलिटिक क्लीवेज, ओके, और इस साइड हम कर रहे हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके, सो होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपन इज, यहाँ पे आपको पता है कभी भी कोई बॉन्ड बनता है तो हमारे यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन वगैरह बॉन्ड तो यहाँ पे नहीं बनाया मैंने, ठीक है। सो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है दिस इज वन बॉन्ड, तो बेसिकली देयर आर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो B को मैंने X से दिखाया है एंड A को मैंने डॉट से दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, तो दिस इज अ प्रॉपर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन रखा है। ओके, सो यहाँ पे हमने बोला दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज अप्रोक्सीमेटली या इक्वल ही मान लीजिए बी के है। ओके, सो होता क्या है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया, तो बिल्कुल मैम यहाँ पे फिश एरो बनाइए, बिल्कुल सही है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया। सो अगर हम इसको यहाँ पे लिसिस होमोलिसिस करवा रहे थे, कंडीशन क्या डालूंगी मैं वो भी बताऊंगी अभी। ओके, अभी मैं आपको ब्रेकिंग सिखा रही हूँ। ओके, सो इसी तरीके से जब इस तरीके से ब्रेकिंग हो गई तो ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 3 4 5 6 7। इससे से आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हम दोबारा पढ़ेंगे तो आप मुझे बताना। ओके, सो बेसिकली इसको मैं ऐसे ना दिखा के हम इसको एक इलेक्ट्रॉन से दिखा देते हैं कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा है, मतलब अपना वापस ले लिया है, ठीक है ना। सिमिलरली बी के ऊपर हम यहाँ एक्स से दिखा देते हैं, वैसे तो आप रेडिकल को डॉट से ही दिखाते हैं, बट यहाँ पे समझाने के लिए मैंने एक्स लिया था तो मैंने आपको एक्स से बताया, ठीक है ना। सिमिलरली ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हेटेरोलिटिक फिजन होता है ड्यू टू सम पोलर रिएजेंट, हम कुछ डालेंगे, मैं भी सिर्फ लिसिस बता रही हूँ, फिर से आपको बता रही हूँ कि ब्रेकिंग बता रही हूँ। ओके, सो अब इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और साथ 1 2 3 4 5 6, इसी के साथ आपने इसको ऐसे बनाया, इसको हम एक नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखिएगा कि हमारे यहाँ पे ए ने अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो भी खो दिया, वो बी को दे दिया, ठीक है। तो बी के पास एक्चुअली में देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, पहले उसके पास 7 थे, ठीक है, क्रॉस से आप इसको बना लीजिए चाहे, ठीक है ना, बात समझ गए ना। उसके पास पहले 1 2 3 4 5 6 7 और इससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दिस इज कार्ब एनायन जनरेटिंग, क्या बोलते हैं इसको, कार्ब एनायन। तो अगर आप ये चीज समझ लेंगे ना बेटा, ये चीज काफियों को आती भी होगी, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, बट काफी बच्चों को नहीं भी आती होती, तो आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए कि कार्बन आयन आखिरकार बन कैसे रहा है और क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, ठीक है। एंड दिस इज कार्ब एनायन के साथ कार्बोकेटायन। ओके, सो दिस इज कार्बोकेटायन मतलब कि जो ए का अपना इलेक्ट्रॉन था उसने वो भी खो दिया, तो इट इज 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है ना। ये मैं और डिटेल में फिर से बताऊंगी, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें समझ में आ ही रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दिस इज आर 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सो फ्री रेडिकल्स आर 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हम इसको अभी और डिटेल में ना बेटा समझेंगे, इनके क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है, दिस इज कार्बोकेटायन 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड कार्बन आयन दैट इज 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वेरी गुड, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब what are the reagents, what are the conditions used to make it happen, right? Okay, so why bond is breaking? Because first of all here AB has polarity difference, and even if it is not having any polarity difference, अगर उनमें कोई polarity difference नहीं है, so what is the condition providing that homolytic fissions are
हैपनिंग। ओके, सो हम ये सब चीजें अब आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो मैं क्या समझाना चाह रही थी आपको। ये बहुत ही बेसिक है, काफी बच्चों को आता भी होगा, पर काफी बच्चे एक्स्ट्रा 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 इतना पढ़ लेते हैं कि बेस ही भूल जाते हैं। आराम से सिंपल सादा क्वेश्चन आता है बेटा क्या है, या फिर कार्बोकटायन कार्बन कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, या फिर हम ऐसे कंफ्यूज रह रहे हैं कि हुआ क्या है। एक्चुअली में कार्बनायन के पास खुद के अलावा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब वाई इट इज नेगेटिव बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो नेगेटिव यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, तो यहाँ पे क्या कहते हैं हमने पॉजिटिव साइन बनाया है, ठीक है। ओके, मैंने नहीं बनाया, पॉजिटिव साइन बनाया है, ओके फाइन। और यहाँ पे क्या है, जैसे 7 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन से इसको दिखाया है। दिस इज हाउ फ्री रेडिकल्स, कार्बन आयंस एंड कार्बोकटायंस आर generating, okay, generating or are there, ठीक है। So basically why or how homolytic bond fission happens, ठीक है। So homolytic bond fission takes place in gaseous phase, second, ठीक है। ये पॉइंट्स आप बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, इजी पॉइंट्स हैं। It takes place, how or why the free radical या homolysis reactions happens in the presence of temperature, ठीक है। सो मैं आपको एक इसमें बहुत चीज अच्छी बता रही हूँ, बहुत टाइम से ये बहुत ही कॉमन एब्रीविएशन है इसकी, हेल्पर ट्रिक है, हमें से देखो ट्रिक से हम थोड़ी छोटी चीजें याद करते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हीट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी, ओके, लाइट की प्रेजेंस में, कोई भी हम लाइट हीट एनर्जी का कोई भी सोर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लाइट लिख रहे हैं तो बेसिकली एच न्यू भी आपको लिखा हुआ दिखता है, ठीक है ना। अब पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। इसी तरीके से अगर एक रेडिकल भी प्रेजेंट है तो भी हमारा फ्री रेडिकल जनरेट करवाता है, ओके। तो ये स्पेलिंग में ई ऑब्वियसली आपके लर्न करने के लिए लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। सो इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस, तो आप इससे याद कर सकते हैं, ओके। एक रेडिकल भी रेडिकल जनरेट करवाता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। सिमिलरली जब हम आगे चलते हैं, हाउ heterolytic bonds are breaking or how heterolytic bond fissions are happening, okay. So heterolytic are unsymmetric bond fission and homolysis are symmetrical bond fission, okay. So how unsymmetrical, because एक atom दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और एक खाली रह गया। So here carbocations or carbanions are generating as an intermediate, very good। आयनिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कि चार्जेस आ रहे हैं प्लस माइनस, एंड रिएक्शन में भी एसिड और बेस कैटेलाइज, ध्यान रखना एसिडिक या बेस कैटेलाइज रिएक्शंस होती है, मतलब हमें या तो एसिड बीच में डालना पड़ता है टू मेक द रिएक्शन हैपन और बेस, ठीक है ना। और ये कैसे होता है, हम पूरी ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ इस रिएक्शन के, बॉन्ड फिजन के होने के, ओके। सो पोलैरिटी डेवलप क्या होता है समझ आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में चार्जेस का डेवलप होना, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ऐसे, ओके। सो पोलैरिटी डेवलप, अब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक इज बेस्ड ऑन कोवेलेंट केमिस्ट्री, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। इसके लिए और अगर बेसिक में जाना है तो यू हैव टू वॉच केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, जिसमें सारा बॉन्ड कैसे बनता है बताया है, ठीक है ना। अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ कोवेलेंट केमिस्ट्री को अच्छे से आप पढ़ के आइए, ओके। सो दो तरीके की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है, ओके बच्चों, ठीक है। परमानेंट एंड टेम्परेरी, ठीक है ना। मैंने आपको 4 चीजें भी स्टार्टिंग में बताई थी हमें पढ़नी है। सब परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड टेम्परेरी हमारी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। इसको हम सबसे एंड में पढ़ेंगे और इसको हम पूरे चैप्टर में आगे ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स में भी देखते रहेंगे, बिकॉज टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सिमिलरली इंडक्टिव, मीजोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन हम इस चैप्टर में ज्यादा देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, बिकॉज दिस इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ओके फाइन। तो ये तो हमें पढ़ना ही है। उसके पहले मैंने आज बताया जब हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल पढ़ने वाले हैं हम आज, ओके। तो अभी बोरियत नहीं करनी है क्लास के अंदर, जागते रहना है, ठीक है ना। मुझे पता आधे बच्चे सो गए हैं भाई साहब, अब तो सर्दियां चली गई हैं वैसे भी, ठीक है ना। जाग के बैठो, कुछ खाते पीते रहो साथ में ताकि नींद ना आए, नोट्स बनाते रहो, जो नोट्स नहीं बनाएगा मुझे दिख रहा है, ठीक है, वहीं आके मैं डांटूंगी, तो नोट्स बनाने हैं आपके। और क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ओके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी अभी तक बैठे हुए हैं भूल गए हैं ये सब करना, प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।
सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? तो नाम से ही समझ आता है न्यूक्लियस लविंग, फाइल मतलब होता है लविंग, ओके। सो फाइल मतलब क्या होता है बच्चों? लविंग, एंड दिस इज न्यूक्लियस, ओके। सो दिस इज न्यूक्लियस लविंग। कैसा है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल जो नाम समझ में आ रहा है दैट इज न्यूक्लियस लविंग और न्यूक्लियस सीकिंग, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस पे अटैक करेगा बेसिकली, मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा है। सो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। न्यूक्लियोफाइल का हमारा जो सिंबल होता है दैट इज NU, और उसके ऊपर हम माइनस बना सकते हैं या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। सो इट इज इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीशीज। जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल चार्ज ही हो, इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज, इट कैन बी चार्जलेस, ठीक है। सो इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड और चार्जलेस भी हो सकता है, ओके। चार्जलेस भी हो सकता है विद अ पेयर ऑफ लोन पेयर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दैट मीन्स इट्स ऑफ लोन पेयर, ठीक है, कंसिस्टिंग अ लोन पेयर। अगर चार्जलेस है तो उसमें एक लोन पेयर होना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ओके। सो न्यूक्लियोफाइल हमें दिख रहा है कुछ कार्बन आयन जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। सो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है हमारा, बेसिकली इट इज 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होती है? इट इज 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो हम लिख देते हैं यहीं पे, इट इज 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसी है? 8 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल नाम से समझ आ गया, न्यूक्लियस लविंग, ओके। सब उसको सिंपल रखते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करेगी इन शॉर्ट, ठीक है ना। ओके, सो हम इसको कई बार क्या बोल देते हैं? लुईस बेस। क्या बोल देते हैं? लुईस बेस, बिकॉज इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो बिकॉज इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इट कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा? लुईस बेस कौन होते हैं? जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करते हैं, ओके। सो वेरी गुड। ये हमारे न्यूक्लियस की कुछ कुछ डेफिनेशंस है, आप प्लीज इनको लिख लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, ठीक है। प्लीज इनको लिख लीजिए, राइट इट डाउन। इसी के तरीके से हम बहुत सारे तरह के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी देखने वाले हैं। वेरी गुड, ओके। सो लेट्स राइट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो जितने भी हमारे नेगेटिवली चार्ज है, जैसे कि हमारा OH माइनस हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली हमारा Cl माइनस हो गया, ठीक है। सिमिलरली माइनस तो X माइनस हो गया, ठीक है ना। जितने हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हम सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे Cn माइनस हो गया, RCOO माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये तो हमारे हो गए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ज स्पीशीज। अगर हम चार्जलेस स्पीशीज की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे कौन से आएंगे? लुईस बेसिस जो होते हैं, ठीक है ना। तो लुईस बेसिस जैसे कि हमारा अमोनिया हो गया, हमारा वाटर हो गया। वाटर के बाद आपको पता है ऑक्सीजन हैज 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, लोन पेयर्स। सिमिलरली हमारा यहाँ पे अमीन्स है, हमारा यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या लिया है? टर्शरी अमीन ले लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे चार्जलेस एंड चार्ज स्पीशीज ऑफ क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है ना। सो दीज आर हमारा न्यूक्लियोफाइल्स। क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। वेरी गुड। सिमिलरली हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? उससे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहती हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, नोट बना के लिख लेना। क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन आपके मन में शायद आया होगा डाउट, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a nucleophile and base, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे फिर भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट भी ये मानी जाती है। क्लियर करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेस में आज क्या डिफरेंस है। ये एनसीईआरटी में भी काफी बार पूछ लेता है, तो उसको प्लीज अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ओके। सो न्यूक्लियोफाइल और क्या कहते हैं बेस में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोफाइल आर स्पीशीज दैट अटैक्स ऑन कार्बन, ठीक है।
न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जो कि हमारा कार्बन पे अटैक करती है। किस पे करती है? कार्बन पे अटैक करती है, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल आर स्पीशीज दैट, न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली आर लगाया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आर स्पीशीज दैट अटैक्स ऑन कार्बन एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड, ठीक है। ओके, सो इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ओके, कार्बन पे अटैक करके एक बॉन्ड बनाता है, अपने दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को देता है। कैसे? फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल अटैक ऑन कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बोकेटाइन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरीके से अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म न्यूक्लियोफाइल के कार्बन के साथ बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने बस वेग आइडिया दिया है आपको कैसे अटैक होता है, बहुत सारे मैकेनिज्म हम पढ़ने हैं ऑल्दो, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस? ओके ओके, सो बेस क्या होता है? देखो बेस में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो सिर्फ कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। सो बेस इज आर दैट सिंपली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कोई भी बेस ऐसा होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे एंड फॉर्म्स बॉन्ड। जरूरी नहीं है कि वो कार्बन पे ही करेगा, वो किसी भी चीज को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एंड एब्स्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। सो इट एब्स्ट्रैक्ट्स H प्लस आयंस। ओके, तो क्या होता है, बेस हमारे H प्लस आयंस लेते हैं, एसिड्स हमारे देते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, ऑर्गेनिक यूं है आपके हाथ में, बेस H प्लस लेते हैं, एसिड H प्लस देते हैं। अच्छा, कैसे याद करना, ठीक है, बहुत ईजी है। एसिड कौन होता है जो H प्लस देते हैं? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, जितने हमारे H प्लस देते हैं। तो बेस कैसा होता है? दैट एब्स्ट्रैक्ट्स H प्लस आयंस, ले लेता है, और एसिड, देखो एसिड दे रहा है तो बेस लेगा, इस तरीके से याद करना है, ठीक है। ऐसी ट्रिक्स बनानी होती है। और बेस स्पीशीज होती है दैट सिंपली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड, ठीक है ना। कैसे? फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है ना। अब अमोनिया, अगर यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल अमोनिया ही ले लिया होता, वो अगर कार्बन पे अटैक कर रहा होता तो वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। बट अगर वो किसी भी और स्पीशीज पे अटैक कर रहा है तो हम उसको बेसिकली बेस कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे H प्लस ही लिख दिया, ठीक है ना। सो इस तरीके से एरो बनाते हैं और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। ओके, नॉर्मल एसिड बेस्ड रिएक्शन है ये तो। और ये क्या हो गया? ठीक है, ओ ओके, सो नॉर्मल एसिड बेस्ड रिएक्शन है, तो हमारा ये डिफरेंस होता है बेस में और एक न्यूक्लियोफाइल में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस वगैरह आई होप आपको क्लियर होगा। इसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफाइल ऑन अ स्क्रीन। समझते चलो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल होता है, बनाते हैं E प्लस से, दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? पॉजिटिव वाला, है ना। तो इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। ओके, वेरी गुड। सेकेंड, समझ में आ रहा है? E प्लस है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी होगी। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ओके, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट इज 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैसे? मैंने अभी आपको कार्बन एन जैसा बताया था, वैसे ही यहाँ पे हम बनाए तो इट इज 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस पे पॉजिटिव का साइन आता है। वेरी गुड। इट कैन बी नोन एज लुईस एसिड्स। क्यों? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट lone pair of electrons. It can accept lone pair of इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इजी हो गया है ना। तो आप कार्बन और कार्बोकेटाइन से रिलेट करके बहुत जल्दी इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। सो लुईस एसिड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो लुईस एसिड, लुईस बेस समझ में आई? एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रखा है कि कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है, तो प्लीज उसको अच्छे से करके जाना। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है ना। तो इट गेट्स अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ऐसे बोलना चाहिए।
क्यों मैं बताती हूँ, ये चीजें मैं भी क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। मैंने बोला ही इसीलिए आपको इस तरीके से, ताकि आपका डाउट क्लियर हो, किस तरीके से बोलना भी आना चाहिए। ऑर्गेनिक सिंपल नहीं है, कुछ भी कर दो, आपको पता नहीं चाहिए एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन किस पे अटैक करेगा, क्या मैकेनिज्म है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, क्या इलेक्ट्रॉन की उनकी खुद की कॉन्फिगरेशन है, सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। ओके, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होएगी कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कितने पॉइंटर्स पढ़े थे, 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स थे, तो इसके भी हमने 5 पॉइंटर्स पढ़ लिए ऑफ आर इलेक्ट्रोफाइल। सो लेट्स लर्न इलेक्ट्रोफाइल के कुछ एग्जांपल्स, बहुत ही इजी। सो इलेक्ट्रोफाइल के अगर हम एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देखो हर किसी का एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है ना। तो कोई भी हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने कार्बोकेटाइन ही ले लिया, हमने यहाँ पे H+ लिख दिया, अपना H3O पॉजिटिव लिख दिया, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए दैट इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरली स्पीशीज ही हो, इट कैन बी चार्ज्ड एज वेल एज चार्जलेस, चार्ज्ड एज वेल एज चार्जलेस, दोनों हो सकता है, ओके दोनों हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, जैसे कि मैम ने आपको बताया लुईस एसिड्स हम यहाँ पे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल AlCl3, BF3, अच्छा AlCl3 तो बहुत ही कॉमनली यूज लुईस एसिड है हमारा, फ्रिडल क्राफ्ट आप बार बार पढ़ते हैं, BF3 भी बहुत कॉमन है, सिमिलरली SO3। अब है क्या, इनके अंदर क्या होता है, या तो इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, या फिर इनके एक्सपैंडेड ऑक्टेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप जानते हैं ये सब हमारे लुईस एसिड्स हैं, Lewis acids हैं, that means it is electron deficient center, so it can gain electrons pairs, ठीक है ना। so these are electron deficient center। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये आपके कुछ कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट होता है, बॉन्ड फिजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। फिश हुक एरो कब बनाते हैं, नॉर्मल एरो कब बनाते हैं, क्लियर हुआ हो, ठीक है ना। इसी के साथ मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ कि जब भी हम ऑर्गेनिक में नोट डाल के लिखना प्लीज, ठीक है, इसको बड़ा बड़ा नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। सो नोट है तो मैं रेड से ही लिख देती हूँ, ठीक है ना, ताकि याद रहे ऐसे खौफनाक सा। जब भी आप एरो बनाते हैं ऑर्गेनिक में, एरो ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। यार देखो इसको भी आप अगर रियल लाइफ की तरह समझो तो ये बात समझ आएगी, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो जिसके पास पैसा कम है उसको दे सकता है ना, तो वही दे सकता है। जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्या करेगा, देके कैसे देगा, मतलब देगा ही कैसे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ही हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करती है। कैसे, अगर हम यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बना देंगे, तो ऐसे पूरा एरो दिखाना है, बिकॉज बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, रेडिकल में आता है फिश हुक जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ हम अभी समझ चुके हैं नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना। सो इट विल फॉर्म अ बॉन्ड लाइक दिस, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग, एंड दिस इज हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग। सो आई होप आपको आज का सेशन ने बेसिक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझाई हो, ठीक है ना। फिश हुक एरो कैसे बनाते हैं मैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है। हाउ फिश हुक एरोस आर सीन एज इन, दिस इज नॉर्मल एरो, ठीक है ना। ओके, सो अगर हमारा एक रेडिकल है और दूसरा भी रेडिकल है, तो इस तरीके से फिश हुक एरो, देखो आधा एरो क्यों, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है ना। सो इस तरीके से अगर हम ए और बी का बॉन्ड बना देते हैं तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, पर यहाँ पे क्या होता है फिश हुक एरो से दिखाना होता है। इसका नाम मैं बता देती हूँ, देखो जैसे फिश नहीं पकड़ते काटा होता है, वैसे फिश हुक एरो, मैं क्या बोल रही हूँ वो भी लिख देती हूँ, कोई बोले मैम क्या बोल रही है, फिश हुक नहीं, फिश हुक एरो, ओके। सिमिलरली पूरी तरीके से इस एरो को दिखाते हैं, लेट मी हाईलाइट ऐसे, ठीक है, और इसको हम फिश हुक एरो से दिखाते हैं, ओके। सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे होती है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल के बारे में और डिटेल में आफ्टर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है। कार्बोकेटाइन कार्बन आयन और फ्री रेडिकल तो इतना डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट उधर लगा देंगे उठा के, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, इसी के साथ बने रहिएगा। इसी के कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास का आपको होमवर्क है, अप्लाई करना है अपने अपने मॉड्यूल जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक के, मैं कुछ क्वेश्चंस तो करवाऊंगी ही, ठीक है। कोई भी आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, मॉड्यूल बुक,
कोई भी उठा लीजिए, आप उसको क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो MTG फिंगर टिप्स आती है, नीट की बहुत अच्छी बुक है, उसमें आप GOC के स्टार्टिंग के इन टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आई होप क्लियर होगा। एक बार हम दोबारा से ना रिविजन कर लेते हैं क्या क्या हमने आज की क्लास में पढ़ा है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। काफी लंबी क्लास नहीं बना सकती मैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने इंट्रोडक्शन के साथ बॉन्ड फिजन पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, सो ये सब हमने पढ़ना था, जिसमें से वी हैव कवर्ड बॉन्ड फिजन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा बहुत इन तीनों के बारे में पढ़ा है। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये सब करना ही है, ठीक है। मैं रिविजन करा रही, क्विक रिविजन, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हमने रिएक्टेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट वगैरह इनके बारे में समझा। इंटरमीडिएट्स और डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने उसको भी रोका है। बॉन्ड फिजन कितने तरह का होता है ये समझा, किस कंडीशन पे होता है समझा, किस पे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है समझी, किस कंडीशन में जनरेट होते हैं। देन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो लिया। देन न्यूक्लियोफाइल क्या होता है उसके बारे में समझा। आई होप आपको क्लियर है ये सब, ठीक है ना। उनको अच्छे से लिख लेना, उनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े बच्चों, वेरी गुड। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है, ओके। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। देन एरोस कैसे मूव करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो सोच रहा हो ये सब तो आता है, प्लीज एक बार देख लेना, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा आपको। यही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एरो उल्टे लगाएंगे रिएक्शन के अंदर, बना कुछ और देंगे, फिर कहेंगे ऑर्गेनिक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आता ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो मुझे गुस्सा आता है फिर ऐसे, जब सब कुछ पढ़ाया है तो अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो प्लीज 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 बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। अगली क्लास में हम रेजोनेंस और इंडक्टिव स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास बेटा मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास हमारा इंडक्टिव और रेजोनेंस होगी। अपने सब स्टूडेंट्स को, अपने सब फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी रेजोनेंस और इंडक्टिव की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। वो ही पूरा बेस है, उसी से मैक्सिमम GOC में क्वेश्चंस आते हैं। साथ में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिएगा। नीट हमारा आने ही वाला है वैसे तो, मैं इसलिए ऑर्गेनिक के क्लासेस दे रही हूँ। जो आगे 2027 के नीट को भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो ये रिएक्शन और ये वीडियोस हैं ही, ये क्वेश्चंस हैं ही उनके लिए। बट जो अभी भी टारगेट कर रहे हैं वो भी क्विक रिविजन की तरह इनको देख सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको फॉरवर्ड करके देखना है, स्पीड में देखना है, धीरे देखना है, दैट यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, हम आपके लिए हमेशा रह रहे हैं, मैंने बताया हम आपके लिए हमेशा हैं। हम एक रेडियो है मान लीजिए, कि जैसा आप चाहेंगे वैसा पढ़ा लेंगे, वैसा एडजस्ट हो जाएंगे। आपको बस मेहनत करनी है बच्चों। हमारे लिए आपके रिजल्ट से ऊपर कुछ नहीं है, मैं सही बता रही हूँ, सच बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको लग रहा हो कुछ भी सेल्फिश मोटिव नहीं, आप लोग सक्सीड करेंगे अपनी लाइफ में। हमको जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो जब भी कोई टीचर आपके लिए इस तरीके से इतनी मेहनत करता है तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है। मुझे बस ये चीजें चाहिए, उसमें बस 1 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। लाइक बटन हिट करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है। मुझे बेटा इतनी सी चीज बस आपसे चाहिए, पढ़ते पढ़ते 1 सेकंड लगता है, ठीक है। और आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, मैं हमेशा बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। इस तरीके से बने रहिएगा चारू मैम के साथ, योर केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा में। आप बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगे तो हम बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे टॉपिक्स और बिल्कुल बेस क्रैकिंग चीजें लेके आएंगे, जिससे आपका दिमाग तो क्रैक नहीं होगा बट आपका नीट जरूर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।